वेलकम बच्चों। आज हम लेके आए हैं बायो का चैप्टर। बहुत दिनों से वेट कर रहे थे स्टूडेंट की बायो का चैप्टर कब आएगा। हमने केमिस्ट्री का चैप्टर किया है। बायो का 10th क्लास का पहला चैप्टर है लाइफ प्रोसेस। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लेंदी चैप्टर है और बोर्ड में काफ़ी कुछ कंटेंट यहाँ से पूछता है, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं लाइफ प्रोसेस का पहला लेक्चर हम छोटा रखेंगे, इंट्रोडक्शन रखेंगे। उसके बाद हम जो है इंडिविजुअल एक एक टॉपिक को जो है डिटेल में डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो बहुत ही आसान टॉपिक है। पहला है जो है हमारा न्यूट्रिशन एंड मेटाबॉलिज्म। बात करेंगे आज हम न्यूट्रिशन की, राइट। चलिए शुरू करते हैं। न्यूट्रिशन क्या होता है? द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म टेक्स फूड। एक ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू जो ऑर्गेनिज्म है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो फूड को लेता है मतलब खाना वो खाता है। जैसे हम खाना खाते हैं, राइट। तो जो हम खाना खाते हैं तो इसका मतलब हम फूड का इंटेक कर रहे हैं। इंटेक करने के बाद हम उस फूड को यूटिलाइज भी तो करते हैं। यूटिलाइज करने का मतलब है उस फूड से कुछ जरूरी चीज़ें जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो हम उससे विड्रॉ करते हैं। जैसे न्यूट्रिएंट्स हो गए, विटामिन्स हो गए, मिनरल्स हो गए हैं, फैट हो गया है, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया है। तो जो भी हम फूड कंज्यूम करते हैं, जो भी फूड का हम इंटेक करते हैं, उस इंटेक फूड से हम उसको डाइजेस्ट करने के बाद उसमें से कुछ कंटेंट को यूटिलाइज करते हैं। और यही पूरा का जो प्रोसेस है, पूरा जो प्रोसेस है ना, ये मतलब खाना खाना और उसमें से न्यूट्रिएंट्स का या न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज करना, बॉडी के ज़रूरत के लिए उसको उसमें से एब्जॉर्ब करना, दिस इज कॉल्ड न्यूट्रिशन, राइट। अभी न्यूट्रिशन आपने समझ लिया है। न्यूट्रिशन क्या है? ये एक प्रोसेस है, राइट। अब इस पूरे प्रोसेस में हम क्या कर रहे हैं? जो फूड हम कंज्यूम कर रहे हैं उसमें से हम न्यूट्रिएंट्स को विड्रॉ कर रहे हैं। तो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? ऐसे मटेरियल्स विच प्रोवाइड न्यूट्रिशन। अब ऐसे मटेरियल जो हमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करें, ठीक है। न्यूट्रिशन क्या है? अपने आप में एक प्रोसेस है। न्यूट्रिशन का एक ब्रॉड सेंस है। न्यूट्रिशन अपने आप में एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस के थ्रू हम न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं। और न्यूट्रिएंट्स क्या है? जो न्यूट्रिएंट, जो मटेरियल हमने एब्जॉर्ब किया है वो हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करे। अब यहाँ पर न्यूट्रिशन का मतलब है कि बॉडी को कुछ डेवलपमेंट कराए, बॉडी की हीलिंग करे, बॉडी की ग्रोथ कराए, राइट। तो यहाँ पर न्यूट्रिशन जो है उसका एक सेंस क्या बनता है कि ये एक प्रोसेस है। न्यूट्रिएंट्स क्या है? ये वो सब्सटेंसेस या मटेरियल हैं जो बॉडी का न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, मतलब हमको एक एनर्जी देते हैं। और जिस एनर्जी को हम क्या करते हैं? यूटिलाइज कर लेते हैं, ठीक है ना। और उससे हमारा और आगे के प्रोसेस होते हैं जो हमारी बॉडी में हेल्प करते हैं कई सेंस में, बॉडी की ग्रोथ में, बॉडी की हीलिंग में, बॉडी के डेवलपमेंट में, बॉडी के जो और मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं उस केस में, राइट। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें देखनी है वो पहली चीज़ आती है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो हमें ज़्यादा मात्रा में चाहिए, ज़्यादा कंजम्पशन हमें उनका करना है। तो ऐसे फूड जो इन न्यूट्रिएंट को ज़्यादा मात्रा में रखते हैं हम उन्हीं को ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में हमारा पहला मैक्रोन्यूट्रिएंट है कार्बोहाइड्रेट। अगर आप अपने पूरे दिन का शेड्यूल उठा के देखेंगे ना, आप सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करते हैं। सुबह उठिए, चाय के साथ आपने ब्रेड खाया, टोस्ट खाया, कार्बोहाइड्रेट है। आप रोटी खाई या पराठा खाया सुबह, तो वो भी हमारा कार्बोहाइड्रेट है। दोपहर में आइए, आप चावल खाते हैं, मेजॉरिटी ऑफ पोर्शन चावल और रोटी खाते हैं, वो भी कार्बोहाइड्रेट है। शाम को आप नाश्ते में बिस्किट वगैरह जो भी आप कंज्यूम करते हैं वो भी आपका कार्बोहाइड्रेट है। रात को फिर रोटी या चावल खाते हैं, वो भी कार्बोहाइड्रेट है। ज़्यादातर हम पूरे फूड में सबसे ज़्यादा हम कार्बोहाइड्रेट को कंज्यूम करते हैं। और कार्बोहाइड्रेट जो है ये हमारा एनर्जी सोर्स है। सबसे ज़्यादा एनर्जी और सबसे जल्दी एनर्जी हमको देता है कार्बोहाइड्रेट। इसीलिए हम कार्बोहाइड्रेट को ज़्यादा जो है कंज्यूम करते हैं। आपने देखा होगा फास्ट वगैरह में जब लोग भूखे रहते हैं तो उस केस में क्या करते हैं, आप देखिए
सब जो भी चीज़ें हम कंज्यूम करते हैं वो सब कार्बोहाइड्रेट होते हैं। जैसे हम आलू कंज्यूम करते हैं तो बेस्ट सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, तो जल्दी एनर्जी प्रोवाइड करेगा। आप उसकी जगह आप एक्सेस में ऑयल लेंगे तो ऑयल आपको कोई एनर्जी जल्दी प्रोवाइड नहीं करेगा। ऑयल को तोड़ने के लिए, उसमें से एनर्जी विड्रॉ करने के लिए आपको बहुत सारा टाइम चाहिए। दूसरा है प्रोटीन। प्रोटीन हमें एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। प्रोटीन हमको क्या करता है, हमारी बॉडी के ग्रोथ में, बॉडी के डेवलपमेंट में, बॉडी के टिश्यूज के ग्रोथ में, आपकी बॉडी की हाइट बढ़नी है, आपकी बॉडी में कुछ हीलिंग प्रोसेस होना है, तो वहाँ पर मान लो मसल रप्चर हो गया है, टिश्यू रप्चर हो गया है, उसको हील होना है, उन सभी जगह पर क्या करता है, प्रोटीन काम करता है। ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, प्रोटीन आपको एज सच एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर रहा है, लेकिन हाँ जरूरत तो है, जरूरत तो ये ध्यान रखिएगा। राइट। नेक्स्ट इज योर फैट। फैट हमारा जो है, एनर्जी कंटेंट तो फैट में होता है, लेकिन फैट से एनर्जी निकालना अपने आप में एक बड़ा प्रोसेस है। अगर आप फैट ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं तो उस केस में आपको उससे अगर एनर्जी को विड्रॉ करना है तो आपको फिजिकल वर्कआउट ज़्यादा करना पड़ेगा। और कार्बोहाइड्रेट के केस में आपको एज सच बहुत ज़्यादा वर्कआउट नहीं करना है, आप सिंपल डेली रूटीन में रहेंगे तो आपको वो एनर्जी क्या करेगा, देता रहेगा। अगर आप ज़्यादा फैट कंज्यूम कर रहे हैं, अगर आप उसमें से एनर्जी विड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि एनर्जी विड्रॉ करने के लिए फैट मॉलिक्यूल को तोड़ना पड़ेगा, तोड़ने के लिए फिजिकल वर्कआउट करना पड़ेगा। आप फिजिकल वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, उस केस में वो फैट आपकी बॉडी में स्टोर हो जाता है। राइट। तो फैट जो है आपको कम कंज्यूम करना चाहिए अनटिल अनलेस आप इंटेंसिव एक्सरसाइजेज वगैरह नहीं कर रहे हैं। राइट। ठीक। तो ये हमारे पास फैट हो गया। फैट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, और बॉडी जो है इस सोर्स ऑफ एनर्जी को कहीं ना कहीं स्टोर भी करके रखती है, किसी कैलामिटीज वगैरह में काम आती है। मान लो आप बीमार हो गए, आप खाना नहीं खा पा रहे, उस केस में बॉडी क्या करती है, जो स्टोर फैट है वहां से भी एनर्जी यूटिलाइज करती है, क्योंकि बॉडी क्या करती है, बॉडी को तो एनर्जी चाहिए, तो बॉडी एनर्जी क्या करती है, अगर या तो आप खाना खाइए तो बॉडी एनर्जी लेगी, अगर आप खाना नहीं खा रहे तो बॉडी जो फैट होगा वो यूटिलाइज करेगा। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हमारे पास 3 होते हैं। मैक्रो का मतलब होता है लार्ज, तो ऐसे सब्सटेंस जो आपको लार्ज क्वांटिटी में चाहिए। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, तो ऐसे सब्सटेंस जो आपको छोटी कम क्वांटिटी में चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। तो सबसे पहले आता है विटामिन्स, फिर आते हैं मिनरल्स। राइट। विटामिन्स और मिनरल्स, नॉर्मली जो विटामिन्स और मिनरल्स हैं वो आपको प्लांट से मिलते हैं, और आपको जो है मिनरल्स आपको जो है सॉइल में जो आप वाटर जो है लेते हैं, सबमर्सिबल से वाटर जो ड्रॉ करते हैं वहाँ से मिनरल्स को लेते हैं। कई बार ये विटामिन्स और मिनरल्स के लिए हम एडिशनल सिरप, अगर आपकी बॉडी में कोई विटामिन्स मिनरल्स कम हो जाए तो हम एडिशनल सब्सटीट्यूएंट लेते हैं, फिर वो जो हमें डॉक्टर रिकमेंड करता है उसके बेसिस पर लेते हैं। तो विटामिन्स और मिनरल, लेकिन देखिएगा हमको बहुत कम क्वांटिटी में चाहिए, लो क्वांटिटी में चाहिए, तो हमें बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए विटामिन्स और मिनरल्स के लिए। ये बॉडी में आपके जो भी मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं उसमें हेल्प करते हैं विटामिन्स और मिनरल्स दोनों ही। राइट। चलिए, जैसे आपको पता होगा विटामिन ए जो है वो आपकी आंखों के लिए इंपॉर्टेंट है। राइट। इसी तरीके से विटामिन बी, विटामिन सी खट्टी चीज़ों से मिलता है। विटामिन डी जो कि आपका जो है जो सन है वहाँ एक वो विटामिन डी का सोर्स सन है। ठीक। तो न्यूट्रिएंट समझ लिया, न्यूट्रिशन समझ लिया, मैक्रो न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट। जिस तरीके से हमें ये किसकी बात की है, लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब एनिमल को जिस तरीके से मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट की ज़रूरत पड़ती है, उसी तरीके से प्लांट को भी माइक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट की ज़रूरत पड़ती है। तो वो भी आपको पता होना चाहिए। हालांकि हम उसको आज डिस्कस नहीं कर रहे हैं, लेकिन किसी और क्लास में, किसी और लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आते हैं इंपॉर्टेंट टर्म मेटाबॉलिज्म। अगर आपको न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट अब तक क्लियर हो गया है तो मेटाबॉलिज्म आपको जरूर क्लियर होगा। और मेटाबॉलिज्म जो है एक तरीके से एक रिलेशन एस्टैब्लिश करता है मेटाबॉलिज्म। राइट। तो मेटाबॉलिज्म क्या है, इट इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस। ध्यान रखिएगा, बायोकेमिकल प्रोसेस कैसा प्रोसेस है, एक बायोकेमिकल प्रोसेस है दैट अलाउज एन ऑर्गेनिज्म टू लिव, जिंदा रहने के लिए, टू ग्रोथ करने के लिए, रिप्रोड्यूस करने के लिए, हील करने के लिए एंड अडेप्ट करने के लिए। तो ये मेटाबॉलिज्म क्या है, एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। राइट। बायो का मतलब होता है लाइफ, बायो का मतलब होता है लाइफ, और केमिकल हम जानते हैं। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर
केमिकल्स क्या करते हैं, किसी लाइफ को सस्टेन करने के लिए, लाइफ को, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म को जीवित रहने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। और जीवित रहने के लिए न्यूट्रिएंट्स या न्यूट्रिशन जो है वो इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या करता है, मेटाबॉलिज्म क्या करता है, न्यूट्रिशन को, जो न्यूट्रिएंट्स आपने यूटिलाइज किए हैं, जो न्यूट्रिशन आपकी बॉडी में फूड के थ्रू पहुंचे हैं, उन सभी को क्या करेगा, यूटिलाइज करेगा, राइट, जहां जिसकी रिक्वायरमेंट होगी। और वो क्या करेगा, उस यूटिलाइजेशन की वजह से, उस मेटाबॉलिज्म इज व्हाट, यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, उस यूटिलाइजेशन की वजह से, राइट, ये क्या करेगा, लिव करेगा, जिंदा रहेंगे। दूसरा, ग्रो करेंगे, ग्रोथ होगी, ठीक। तीसरा, वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, हील कर सकते हैं, उनकी बॉडी में चोट लग जाए। रिप्रोडक्शन मतलब न्यू जनरेशन, नए और लिविंग ऑर्गेनिज्म को पैदा कर सकते हैं और अडेप्ट कर सकते हैं। अडेप्ट का मतलब है अगर एनवायरनमेंट में चेंज हुआ है तो जो एडेप्टेशन होगी उसके, वो क्या करेंगे, वो इसी मेटाबॉलिक एक्टिविटी से आएगी। जैसे होता है ना, कभी मौसम चेंज होता है तो हमारी बॉडी अडेप्ट करती है, तो कभी अडेप्ट कर लेती है, तब तो ठीक है सब मामला, लेकिन जब अडेप्ट नहीं कर पाती है तो हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है। जैसे बुखार हो जाना, सर्दी जुकाम हो जाना, तो हमारी बॉडी जो पूरी तरीके से अडेप्ट नहीं हो पाती है। तो जब भी कभी फ्रीक्वेंट वेदर चेंज होता है तो हमारी बॉडी को अडेप्टेशन में थोड़ा सा समय लगता है, और उस एडेप्टेशन के ड्यूरेशन पे आपका बायोकेमिकल प्रोसेस या अगर आपका मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग है तो आपकी एडेप्टेशन इजी हो जाएगी। अगर आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा नहीं है तो आपकी एडेप्टेशन में थोड़ा सा समय लग सकता है, राइट। तो मेटाबॉलिज्म आई होप आपको क्लियर हो गया। इट इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस जिसके थ्रू हम न्यूट्रिएंट और न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, जिसकी थ्रू हम क्या करते हैं, अपनी लाइफ को कंटिन्यू करते हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा और डिटेल में ले जाता हूं, इस मेटाबॉलिज्म में, इस बायोकेमिकल प्रोसेस में क्या हो रहा है। देखिएगा, यहां पर एक मैंने ये पिक्चर लगाई है। इस पिक्चर में मैंने क्या बोला है, यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर क्या है, स्मॉल न्यूट्रिएंट्स हैं, ये यहाँ पर क्या है, स्मॉल न्यूट्रिएंट्स हैं, स्मॉल यूनिट्स हैं। अब स्मॉल यूनिट्स क्या हो सकते हैं, जैसे आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है, ठीक है। जैसे आपका, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, इसकी विजिबिलिटी आई डोंट थिंक कि ज़्यादा अच्छी होगी। यहाँ पर ये न्यूट्रिएंट्स आपके कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये न्यूट्रिएंट्स आपका या जो भी केमिकल या सिंपलर सब्सटेंसेस हो गए, ये आपका वाटर हो गया है। इसके साथ आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी हो सकते हैं। ये क्या करते हैं, यहाँ पर इस बायोकेमिकल प्रोसेस में, इस मेटाबॉलिक प्रोसेस में क्या हो रहा है, छोटे छोटे डिफरेंट स्मॉलर यूनिट मिल के एक बड़ी यूनिट बना रहे हैं, और साथ में ये एनर्जी को भी क्या कर रहे हैं, ऐड ऑन कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये भी चीज़ प्लस हो रही है, ये भी चीज़ प्लस हो रही है, और एक बिगर मॉलिक्यूल दे रहा है, राइट। तो यहाँ पर देखिएगा क्या हो रहा है। अब इसका एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, फोटोसिंथेसिस आप देख लीजिए, इसका एग्जाम्पल बहुत बढ़िया है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड लिया एक मॉलिक्यूल, मतलब ये एक हमारा सब्सटेंस हो गया है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हो गया है, और हमने क्या कर लिया, वाटर को लिया, ये हमारा दूसरा सब्सटेंस हो गया है। तीसरा हमने, तो हमारे जो स्मॉलर यूनिट्स हो गए वो ये हो गए। स्मॉलर यूनिट का मतलब होता है स्मॉलर मॉलिक्यूल ये लिए हैं। साथ में हमने क्या किया है, सनलाइट को लिया है, और सनलाइट को कभी कभी हम HNu भी लिख देते हैं। तो सनलाइट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी, इट इज अ काइंड ऑफ एनर्जी। तो हमने ये मॉलिक्यूल लिए स्मॉलर यूनिट्स, और ये हमने सनलाइट लिया है। हमने क्या बनाया यहाँ से, हमने बनाया यहाँ से C6H12O6, और यहाँ से हमने क्या कर दिया, ऑक्सीजन रिलीज कर दी। तो आप देखिए यहाँ पर हमने कॉम्प्लेक्स या बिगर मॉलिक्यूल बनाया। यहाँ पर एक कार्बन था, 2 ऑक्सीजन थे, 2 हाइड्रोजन थे, 1 ऑक्सीजन था। यहाँ पर देखिए कितना बड़ा मॉलिक्यूल है, 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है, 6 ऑक्सीजन है, बिगर मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पर छोटे यूनिट्स, छोटे मॉलिक्यूल मिलके, ठीक है, और ये क्या करते हैं, बड़े मॉलिक्यूल में चेंज होते हैं। दिस इज योर वन प्रोसेस ऑफ मेटाबॉलिज्म। दूसरे प्रोसेस में देखते हैं क्या होता है, इसका उल्टा भी होता है। इसका उल्टा कैसे होता है, आपके पास बिगर मॉलिक्यूल है, मान लीजिए आपके पास C6H12O6 है, ये आपके पास ग्लूकोज है। जिसको नहीं पता तो बता देता हूँ, C6H12 जो होता है ग्लूकोज होता है, C12H22O11 हमारा
शुगर होता है, इसके बाद इसी को हम सुक्रोज भी कहते हैं, सुक्रोज हो गया है, और यही हमारा फ्रक्टोज भी होता है। सभी का केमिकल फार्मूला जो है सेम है, ध्यान रखिएगा केमिकल फार्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला अलग अलग है। कार्बन चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर स्ट्रक्चरल फार्मूला और केमिकल फार्मूले में अंतर देखेंगे। ठीक, तो शुगर, सुक्रोज या फ्रक्टोज सभी का केमिकल फार्मूला कैसा है? सेम है, बड़ा मॉलिक्यूल है। तो ग्लूकोज जो है, जो बड़ा मॉलिक्यूल है, ये टूटता है। किस में टूटेगा? छोटे छोटे स्मॉलर यूनिट्स में। तो टूट के आपको क्या देगा? कार्बन डाइऑक्साइड देगा और आपको H2O देगा, और यहाँ पर क्या करेगा? एनर्जी रिलीज करेगा। एनर्जी क्या कर रहा है? रिलीज कर रहा है। अगर आप अपनी बॉडी को देखें तो अपनी बॉडी को आप देखेंगे तो यही तो कर रहा है। बॉडी हमारी क्या करती है? ग्लूकोज लेती है। कार्बोहाइड्रेट क्या है? इट इज़ अ टाइप ऑफ ग्लूकोज। हम जब बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर हमको ग्लूकोज लगाता है ना, वो यही तो है, C6H12O6। हमारी बॉडी क्या करती है? हमारी बॉडी एनर्जी को ग्लूकोज के फॉर्म में पहचानती है, राइट। तो क्या करता है? रेस्पिरेशन के ड्यूरेशन पे आप देखिए यही प्रोसेस हो रहा होता है। रेस्पिरेशन के ड्यूरेशन पे जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं वो छोटे मॉलिक्यूल में टूट रहे होते हैं। ठीक, तो ग्लूकोज जो हो गया वो क्या करेगा? टूटेगा, और तो टूटने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड देगा और वाटर देगा, और ऑब्वियसली ये ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन से कंबाइन होगा, तभी सेलुलर रेस्पिरेशन जो है वो कर पाएगा। तो यहाँ पर बड़े मॉलिक्यूल टूट के एनर्जी देते हैं और छोटे मॉलिक्यूल में टूट जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। तो दो तरीके के मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं, या दो तरीके के मेटाबॉलिज्म होते हैं। चलिए अब हम इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। एक तरफ क्या हो रहा है? छोटे मॉलिक्यूल जुड़ रहे हैं, एनर्जी ले रहे हैं। ये एनर्जी कौन सी हो गई? सनलाइट हो गई है। एनर्जी लेके बड़ा मॉलिक्यूल बना रहे हैं, और बड़ा यहाँ पर बड़ा मॉलिक्यूल जो है वो क्या कर रहा है? छोटे मॉलिक्यूल में टूट रहा है और एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। अब आप अगर इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझें, अगर मैं और थोड़ा सा आपको डिटेल में ले जाना चाहूँ तो आप इसको समझिएगा क्या हो रहा है। आपको नहीं लगता है कि ये प्लांट ये काम कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस? तो प्लांट क्या करता है? हमको एक बड़ा मॉलिक्यूल देता है जो प्लांट से हम एक्सट्रैक्ट लेते हैं। जैसे हमने खाना लिया, पालक की सब्जी खाई, फल खाए, या जो भी हमने दाल खाई, ये प्लांट हमको क्या कर रहा है? नेचर से स्मॉलर मॉलिक्यूल लेके हमें एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल देता है, और ये प्लांट का मेटाबॉलिक प्रोसेस है। प्लांट इस मेटाबॉलिक प्रोसेस से अपने आप को जीवित रख पाता है, लिव, अपने आप को ग्रो कर पाता है, अपना रिप्रोडक्शन कर पाता है, अपना हील कर पाता है। ये प्लांट करता है, प्लांट का ये मेटाबॉलिक प्रोसेस है। ये आइए, ये हमारा एनिमल का, मेरा, आपका, ये हमारा जो है वो मेटाबॉलिक प्रोसेस है। हम क्या करते हैं? हम प्लांट के ठीक उल्टा करते हैं। प्लांट हमको जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल देता है, हम इसको तोड़ते हैं छोटी यूनिट में, और साथ में हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। इस एनर्जी को हम यूटिलाइज करते हैं। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर आ गई होगी। लेकिन इस मेटाबॉलिज्म को थोड़ा सा हम और आगे आते हैं। यहाँ पर देखिएगा बेटे क्या होता है, दो प्रोसेस हो गए हैं। जो प्लांट जिस प्रोसेस को करता है, प्लांट जिस प्रोसेस को कर रहा है, दैट मेटाबॉलिज्म इज नोन एज एनाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म एक जनरल टर्म है। मेटाबॉलिज्म दो तरीके के होते हैं, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म प्लांट करेगा, कैटाबॉलिज्म हम करेंगे, आप करेंगे, एनिमल करेंगे। अगर आपको याद रखने में दिक्कत है तो ए से हो जाता है ऑटोट्रॉफ, ए से हो जाता है ऑटोट्रॉफ, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं। ऑटोट्रॉफ, ऑटोट्रॉफ क्या मेटाबॉलिक एक्टिविटी करते हैं? एनाबॉलिज्म। ऑटोट्रॉफ क्या करेंगे? ए से एनाबॉलिज्म, ए से ऑटोट्रॉफ। तो एनाबॉलिज्म में क्या होता है? द प्रोसेस विच फॉर्म्स कॉम्प्लेक्स बिगर मॉलिक्यूल फ्रॉम स्मॉलर मॉलिक्यूल, एग्जांपल फोटोसिंथेसिस। उल्टा चलेंगे, फोटोसिंथेसिस के थ्रू हमें क्या मिल गया है? प्लांट ने खाना बनाया, प्लांट ने खाना बनाया तो ग्रो किया, रिप्रोडक्शन किया, एक फल तैयार किया, कोई सब्जी तैयार की, वो हम ले आए अपने घर पे। हम अब उसको क्या करेंगे? कंज्यूम करेंगे। हम जब कंज्यूम करेंगे तो हम कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल कंज्यूम करेंगे, और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को हम क्या करेंगे? रेस्पिरेशन प्रोसेस से क्या करेंगे? छोटे पार्टिकल में ब्रेक डाउन करेंगे और एनर्जी वहाँ से विड्रॉ करेंगे। हम क्या करते हैं? एनिमल क्या करता है?
कैटाबॉलिज्म शो करता है, ठीक है। एनिमल क्या करता है, कैटाबॉलिज्म। आप ऐसे समझिए ह्यूमन, कैटाबॉलिज्म, कैट एक एनिमल है, बिल्ली क्या करेगी, कैटाबॉलिज्म करेगी। तो बिल्ली एनिमल, हम भी एनिमल। अब हम है तो एनिमल ही, लेकिन थोड़ा हमारे पास दिमाग ज़्यादा है तो हम दिमाग वाले एनिमल हैं, ठीक। तो कैटाबॉलिज्म क्या करेगा, जो कैट होगी वो कैटाबॉलिज्म करेगी। अगर कैट कैटाबॉलिज्म करेगी तो मैं भी कैटाबॉलिज्म करूंगा, क्योंकि हम दोनों हैं तो एनिमल ही ना। तो ऑब्वियसली द प्रोसेस विच breaks down the complex molecule into smaller molecule, this is called your respiration। तो उम्मीद है आपको इतना सेक्शन क्लियर आ गया होगा। अब मैं आता हूं न्यूट्रिशन के टाइप्स पर। जो न्यूट्रिशन हम लेते हैं या कोई भी ऑर्गेनिज्म लेगा, वो कितने टाइप के, वो जो न्यूट्रिशन जो है कितने टाइप से लिया जा सकता है। तो सबसे पहले आता है हमारा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन या ऑटोट्रॉफिक वो होते हैं जैसे प्लांट वगैरह जो अपना खाना खुद प्रिपेयर कर सकें, ठीक। तो प्लांट किस तरीके से ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन लेते हैं वो हम अभी देख लेंगे। दिस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो हो जाता है वो क्या हो जाता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू उस न्यूट्रिशन को एक्वायर करेगा। तो एक हमारा बेसिक मेजर क्लासिफिकेशन क्या है, या तो कोई ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन सिस्टम को फॉलो करेगा या हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को फॉलो करेगा। मतलब या तो कोई अपना खाना खुद बनाएगा या कोई अपना खाना खुद नहीं बना सकता है, दूसरे पर डिपेंड रहेगा। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, मैं अपना खाना खुद बना सकता हूं क्या, नहीं, तो प्लांट बना सकता है। हेट्रोट्रॉफ्स किस पर डिपेंड है, प्लांट पर डिपेंड है। तो हेट्रोट्रॉफ्स ऑटोट्रॉफ्स पर डिपेंडेंट है, या ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं वो ऐसे ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड रहेंगे जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे, ठीक। आगे आते हैं इस पे हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का फर्दर क्लासिफिकेशन देखते हैं। एक सेप्रोफाइटिक है। देखिए आज हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, इतना ही सेक्शन रखेंगे, क्लासिफिकेशन तक रखेंगे। बाद में हम इंडिविजुअली फोटोसिंथेसिस अलग पढ़ेंगे, सेप्रोफाइटिक पैरासाइटिक न्यूट्रिशन को भी हम एक बार डिटेल में देखेंगे हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में जब हम ये पूरा सेक्शन करेंगे। उसके बाद जो है दूसरा सिम्बायोटिक हो गया और होलोजोइक न्यूट्रिशन हो गया। सो ये क्लासिफिकेशन तक मैं आज यहाँ रखता हूँ। अगली क्लास में हम इसको जो है फिर हम एक एक टॉपिक सेपरेट लेके डिस्कस करेंगे। बच्चों वीडियोस अच्छे लग रहे हो तो लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जो भी नए वीडियो आएंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। और कोशिश मेरी ये रहेगी आपको मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट दूं, आप अपने बोर्ड में एग्जाम में अच्छे से मार्क्स लेके आए, बढ़िया परफॉर्म करें। चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट